उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं करीब आ रही होंगी, आप अपना जो पूरा ध्यान है वो सोशल यानी कि जो सोशल नेटवर्किंग है प्लस सोशल एक्टिविटी जो है उसको आप कम करेंगे और किताबों की तरफ ज़्यादा आप फोकस रहेंगे। तो ये आपका मॉडल पेपर नंबर 10 होगा। इसके पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर नंबर 9 करवाया था और इसमें आपके 20 प्रश्न हो चुके थे। अब इसके आगे के प्रश्न आज के इस टेस्ट में हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है 1 फरवरी 2026 को 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 का पुरस्कार वितरण समारोह जो हुआ था ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में किया गया। ये पहला वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि 68वां जो वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 है इसका पुरस्कार वितरण समारोह जो था ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में किया गया। दूसरा कथन है कि इसमें तिब्बती गुरु दलाई लामा ने मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो दोस्तों इस समय दलाई लामा की जो एज है वो 90 प्लस होगी और ऐसा चमत्कार उन्होंने कर दिखाया है कि ग्रैमी अवार्ड जीता है। पहली बार 92 ईयर के आसपास के हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 1 और 2 दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों बात करते हैं 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के बारे में। ये जो समारोह हुआ था ये 1 फरवरी 2026 को हुआ था। समारोह स्थल था अमेरिका में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया और इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था लूथर को। एल्बम ऑफ द ईयर ये डेबी तिरार मास फोटोस ये बोल हैं। बैड बनी करके कोई एल्बम है, ठीक है, उसके बोल हैं। तो बैड बनी को दिया गया था एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया था वाइल्ड फ्लावर, ठीक है, जंगली फूल। तो बिली एलिस ऑकोनेल और फिनिस ऑकोनेल इसकी जो गीतकार हैं ये भी बिली एलिस ही हैं, ये एक फीमेल हैं, ठीक है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जो है ये ओलिविया डीन को गया। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड ये मेसी को गया है लोला यंग के लिए। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर सरकुट को, ठीक है, नॉन क्लासिकल कैटेगरी में सरकुट को दिया गया। सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एमी एलन को और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड मेहम को गया है। दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर कि जो तिब्बती गुरु हैं दलाई लामा उन्होंने मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको ये सारी PDF आपके जो फुल टेस्ट दिए जाते हैं तो इसके लिए आप हमें 9452252260 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन कौन सा है। यहाँ पर देखेंगे आप तो पहला है कि 50वां भारतीय तटरक्षक बल दिवस ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय जो है ये चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, चेन्नई में बिल्कुल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा वाला आपका गलत है। यानी कि यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है बस यही आपका यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब होती है 1 फरवरी 1977 में और इसीलिए प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो दिवस है इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय तटरक्षक बल ये देश की समुद्री सीमाओं के लिए सुरक्षा बल है। इसका ध्येय वाक्य क्या है वयम रक्षाम और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी जो आपका दूसरा स्टेटमेंट था उसमें क्या लिखा गया था कि मुख्यालय चेन्नई में है, जो कि गलत था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। वर्तमान में परमेश शिवमणि इसके DG हैं, डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं, जो कि तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। और अगर इनका क्रम देखा जाए तो भारतीय तटरक्षक बल के ये 26वें महानिदेशक हैं। ओके, भारतीय तटरक्षक बल के 5 क्षेत्रीय कमांड सेंटर हैं। कहाँ कहाँ पर हैं ये तो गांधीनगर में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और कहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, ये 5 जो हैं भारतीय तटरक्षक बल के क्षेत्रीय कमांड सेंटर है। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट, 2 फरवरी 2026 को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, करेक्ट है। इस दिवस की थीम रही 2026 में वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, विकल्प सी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों थीम आर्द्रभूमियाँ और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये 2026 की थीम है। आपको ये भी पता है कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य होता है कि जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमियाँ हैं, उनके संरक्षण के लिए जागरूकता को पैदा करना। देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ था, 1971 की बात है, 2 फरवरी 1971 को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये रामसर एक शहर है जो कि ईरान में स्थित है और यह दिवस 1997 से मनाया जाता है। अब वेटलैंड्स दोस्तों हमारे धरती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज उनको पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, जो जल को शुद्ध करके, बाढ़ को नियंत्रित करके और जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को सहारा देकर मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ध्यान दीजिए कि लगभग हर 8 में एक व्यक्ति आर्द्रभूमि से ही अपनी आजीविका कमाता है और इस प्रक्रिया में भोजन, जलापूर्ति, परिवहन और मनोरंजन शामिल है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट हैं। पहला, यह पुरस्कार अगस्त 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी को प्रदान किया गया। ये स्टेटमेंट आपका सही है गलत बताइए। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, ये तो करेक्ट है आपका। और लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, केवल 2 वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो पुरस्कार था अगस्त 2025 में तो दिया गया था और लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा ही दिया गया था, लेकिन यह गृह मंत्री को नहीं दिया गया था, बल्कि सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को दिया गया था। गडकरी को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? गडकरी को यह पुरस्कार देश में बुनियादी ढांचे के विकास, विशेषकर सड़कों के निर्माण और स्वदेशी के प्रति समर्पण के लिए दिया गया था। इसमें जो है 1 लाख रुपए नगद दिया जाता है, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डेविड इज़ेले के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब आपको याद आ गया होगा क्योंकि ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों डेविड इज़ेले अपने उपन्यास फ्लैश के लिए प्रतिष्ठित 2025 का बुकर पुरस्कार जीते हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या करेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे हैं कि यह पुरस्कार 1997 से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ पहला ही कथन आपका गलत है, दूसरा कथन आपका यहाँ पर सही नहीं है। तो उत्तर बनेगा विकल्प ए। दोस्तों बात करते हैं बुकर प्राइज 2025 के बारे में। विजेता हैं डेविड इज़ेले, किताब का नाम है फ्लैश और डेविड इज़ेले ये हंगरी के एक ब्रिटिश लेखक हैं, मतलब हंगेरियन ब्रिटिश लेखक, मतलब रहते ब्रिटेन में हैं, लेकिन ये मूल रूप से हंगरी के हैं, तो इनको हंगेरियन ब्रिटिश लेखक कहा जाता है। और ये जो फ्लैश नावल है इनका, ये अंग्रेजी में प्रकाशित है और यह पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कहा गया था कि 1997 से, तो यहाँ पर था कि 1969 से दिया जा रहा है। ओके, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक इसे माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2026 को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान यानी कि BISAGN ने किस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है यहाँ पर कि उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक का संयुक्त विकास, ये सही नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर का निर्माण, ये भी आपका सही नहीं है। तो क्वांटम प्रतिरोधी साइबर सुरक्षा समाधानों का विकास, दोस्तों यही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये आपका सही है। 28 जनवरी 2026 को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ने क्वांटम प्रतिरोधी साइबर सुरक्षा समाधानों के क्षेत्र में सहयोग के लिए QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि 19 से 22 मार्च
2025 तक, ठीक है। वरुण वरुण जो युद्धाभ्यास होता है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, तो पूछ रहे हैं कि 2025 का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण किस दो देशों ने इसे पूरा किया है, मतलब कौन से दो देश होते हैं इसमें। तो दोस्तों आपको पता ही है कि वरुण जो है ये किसके साथ होता है, इंडिया और फ्रांस के साथ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिए। और इस अभ्यास का जो 23वां संस्करण था यह अरब सागर के यानी कि गोवा के तट के पास 19 से 22 मार्च के बीच संपन्न हुआ है, ओके। आपका अगला क्वेश्चन है 1 से 14 सितंबर 2025 तक, 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025। तो आपको पता ही ना कि भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका करते हैं। 2025 में इसका 21वां संस्करण हुआ था। प्रश्न है कि ये जो 21वां संस्करण था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना कि 2025 का जो ये आयोजन था इसे अमेरिका में ही किया गया था, और अब 2026 का जो आयोजन होगा ये सितंबर के ही महीने में होगा, लेकिन ये कहाँ पर होगा, तो उम्मीद है कि इंडिया में करवाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये जो आयोजन हुआ 2025 वाला अमेरिका के अलास्का के फोर्ट वेनराइड में किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। मंगल ग्रह को भेजे गए नासा के शोध वाहन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों नासा ने मंगल ग्रह पर एक शोध वाहन भेजा है और इसको रोवर कहा जाता है। एग्जैक्टली अब तक नासा शोध के लिए मंगल ग्रह पर कई रोवर भेज चुका है। कितने? 5 रोवर लगभग भेज चुका है, ठीक है। ये 5 रोबोट वाहन होते हैं। इनके नाम है 1997 में जो भेजा गया था वो था सोजनर, ओके। इसके बाद 2004 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी दोनों लॉन्च किए गए, स्पिरिट भी और अपॉर्चुनिटी भी। 2012 में क्यूरियोसिटी को भेजा गया और अब 2021 में परसिवेरेंस को भेजा गया, ओके। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित पोजिशनिंग सिस्टम डैश 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 है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये हमारा जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित पोजिशनिंग सिस्टम है इसको कहते हैं नाविक, ठीक है। तो नाविक मतलब भारतीय तारामंडल के लिए नेविगेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, नाविक इज स्टैंड फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ओके। तो ये याद रखिएगा, स्वतंत्र भारतीय उपग्रह आधारित पोजिशनिंग सिस्टम इसका नाम है नाविक, जिसे भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने इसको डेवलप किया है और यह प्रणाली भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक रियल टाइम स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करती है। तो याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें नाम देखिए कौन सा है, नताशा ब्राउन, किरण देसाई, नीलांजना एस रॉय और रजनी चौहान। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 में दिया जाएगा तो 5 सदस्यीय जूरी के हिस्से में शामिल हैं भारत से नीलांजना एस रॉय, यानी कि विकल्प 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जिसमें केवल 3 दिया गया है। तो 2026 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के निर्णायक नताशा ब्राउन ये अध्यक्ष हैं, मार्कस डू साटोए, सोफी ह्यूजेस, ट्रॉय ओनियांगो और नीलांजना यस राय हैं जो कि इंडियन है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में पद्म विभूषण की कैटेगरी दी गई है 2026 की, और सूची 2 में विजेताओं के नाम दिए गए हैं, आपको मैच कराना है। कला के क्षेत्र में दोस्तों ये जो पुरस्कार है पद्म विभूषण 2026 ये दिया गया किसको, धर्मेंद्र को दिया गया, जाने माने अभिनेता जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 दिया गया है श्री पी नारायण को, यानी कि यहाँ पर ए का 2 और बी का 1 सही होगा। सार्वजनिक मामलों के मामले में ये पुरस्कार गया है श्री के टी थॉमस को, और कला में श्री एन राजम को। यानी कि देखा जाए तो A2 होगा, B1 होगा और C3 होगा और D4 होगा। तो 2, 1, 3, 4 वाला जो विकल्प है ये दिया गया है ऑप्शन बी में, जो कि हमारा सही विकल्प होगा, ओके। देखो दोस्तों इस बार 2026 में कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए, तो कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें पद्म विभूषण दिए गए 5 लोगों को, ध्यान देना, इसमें 1 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है।
पद्म भूषण दिया गया है 13 लोगों को, ध्यान देना। और पद्मश्री से सर्वाधिक 113 लोगों को सम्मानित किया गया है। 5, 13, 113, टोटल 131, ये आपको रटना है। पद्म विभूषण के जो 5 विजेता हैं इनके नाम तो पक्का रट लीजिए, और ये लास्ट वाला जो है ना ये बिल्कुल रट लीजिएगा, वी.एस. अच्युतानंदन का नाम, क्योंकि मरणोपरांत सार्वजनिक मामले से संबंधित हैं, केरल के हैं ये, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। धर्मेंद्र सिंह देओल भी, इनको भी ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत ही दिया गया है, ये भी ध्यान रखना आप, 2 लोग हो गए, ठीक है। के.टी. थॉमस सार्वजनिक मामले केरल। एन राजम ये उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन राजम ये उत्तर प्रदेश से हैं, कला क्षेत्र से संबंधित हैं, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये नाम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। पी नारायणन को दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ये केरल से हैं, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, पेड ग्रुप में ये लिस्ट जाएगी, तो इसको एटलीस्ट 2 टाइम आप रीड करिएगा। एग्ज़ाम में पक्का है कि ये जो मैंने आपको कल पढ़ाया था टेस्ट नंबर 9 और टेस्ट नंबर 10, यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। अब देखिए सूची 1 में क्या है, पद्मश्री विजेता 2026 के, और सूची 2 में क्या है, ये मतलब कैटेगरी है, क्षेत्र है। तो श्री अनिल कुमार रस्तोगी दोस्तों ये कहाँ से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से ही हैं, इनको कला क्षेत्र में। और श्री केवल कृष्ण ठकराल ये भी दोस्तों यूपी से ही हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में। सुश्री मंगला कपूर यूपी से ही हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और प्रवीण कुमार यूपी से ही हैं, इनको खेल के क्षेत्र में। आपका जो पुरस्कार है कौन सा, ध्यान दीजिएगा कि पद्मश्री, सर्वाधिक जो पुरस्कार दिए गए हैं 113, ये पद्मश्री दिए गए हैं। तो इतने नाम हैं, श्री अनिल कुमार रस्तोगी, श्री केवल कृष्ण ठकराल, सुश्री मंगला कपूर और प्रवीण कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो सभी विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, सभी लोग यूपी से ही हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 2030 का राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता होगा, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी होने वाले हैं, कहाँ पर होंगे कितने लोग बताएंगे। और इसके बाद होगा 4 साल के बाद 2030 में यह आयोजन किया जाएगा भारत में, भारत के गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक। ओके, नेक्स्ट है 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, आपको याद होगा 38वें जो आपके नेशनल गेम हुए, इनका आयोजन भारत के किस स्टेट में किया गया था, कितने लोगों को याद है। तो दोस्तों ये किया गया था उत्तराखंड में। ओके, तो लेकिन अब जो ये 39 नंबर का होगा नेशनल गेम, ये कहाँ पर होगा, तो मेघालय में होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 34वें सरस्वती सम्मान के लिए वर्ष 2024 किसे चुना गया है। तो 2024 का यह पुरस्कार है, इसकी घोषणा 2025 में की गई। अब 2025 का जो सम्मान होगा इसकी घोषणा 2026 में की जाएगी, इसी प्रकार से क्रम चल रहा है। तो दोस्तों 2025 में जो 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया था वर्ष 2024 के लिए, ये साधु भद्रेश दास जी को दिया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, साधु भद्रेश दास की एक कृति है, किताब है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जिसके लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें 15 लाख रुपए, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और जो संस्था इस पुरस्कार को ऑर्गेनाइज करती है उसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। 1991 से यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित कृति कौन सी है। 34वां व्यास सम्मान दोस्तों दिया गया वेणु की डायरी कौन देश को वासी को, और इस किताब को लिखा गया है किसके द्वारा, सूर्यबाला के द्वारा। तो ध्यान देना कि 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला है, उनकी किताब कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनका यह उपन्यास अमेरिका में भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान के संकट को दर्शाता है। इसमें 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय हॉकी में अपने नेतृत्व के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये दिया गया हरमनप्रीत सिंह को। विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है।
इसका नाम खेल के इतिहास में सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार एथलीटों को 4 साल की अवधि में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, बिम्स्टेक में कुल मिलाकर आप जानते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी के देश हैं वो इसमें शामिल हैं। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा, आपको ये बताना है कि क्या पाकिस्तान ये बिम्स्टेक में है या नहीं है? आप ये बताइए, यस और नो बताइए, गेस करिए, मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, इसमें सिंगापुर नहीं है। ओके, तो पाकिस्तान भी बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है बताना जा रहा है। देखो दोस्तों, बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के 7 देश हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। आपने देखा यहाँ पर कि ना तो यहाँ पर सिंगापुर का नाम है ना ही पाकिस्तान का नाम है, बिकॉज भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और सार्क की विफलता जो ये मेन पॉइंट होता है पाकिस्तान के शामिल न होने का कारण। यह संगठन मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देशों के आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है, जिससे पाकिस्तान भौगोलिक रूप से इससे बाहर हो जाता है। सो पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। ओके, ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता करने जा रहा है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि 2025 में जो थाईलैंड था, थाईलैंड से अध्यक्षता सौंपी गई थी बांग्लादेश को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब 2026 और 2027 तक जो बिम्स्टेक है उसका अध्यक्ष बांग्लादेश ही रहने वाला है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम प्रश्न है। आप ये बताइए कि 29 जनवरी 2026 को भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीरभद्रन रामनाथन। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखो दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा भू विज्ञान के क्षेत्र में क्राफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर वीरभद्रन रामनाथन का जो हाइपोथेसिस है उसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की समझ को नई दिशा प्रदान की गई है, यानी कि वायुमंडल में एकत्र होने वाले सूक्ष्म कण और गैसें किस प्रकार जलवायु परिवर्तन में सहयोग करती हैं। यह ज्ञान ग्लोबल वार्मिंग को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है और इस पुरस्कार के तहत 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को दिया जाता है, मतलब 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को प्रदान किया जाता है। अभी फिलहाल ये पुरस्कार घोषित किया गया है, ये दिया जाएगा मई 2026 में। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न होगा, आप फटाफट इसका जो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB ने, दिल्ली कैपिटल ने, मुंबई इंडियंस ने या फिर यूपी वॉरियर्स ने? किसने जीता है? तो उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पेड ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप ये वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा जो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रतिदिन 10 PYQs पर डे करवाता हूँ, जिसके लिए मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है। और ये जो प्रोग्राम है ये 70 डेज तक चलेगा, यानी कि 70 × 10 ये हो जाएगा आपका 700 MCQs आपका तैयार। ठीक है, तो 700 से ज़्यादा ही प्रश्न यहाँ पर आपके करवाए जाएंगे और ये ग्रुप आपको बहुत ही कम समय में, जो PYQs हो रहे हैं ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और बिना PYQs किए आप कोई भी परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि PYQ गलत हुआ सब गलत। तो प्रतिदिन 10 मिनट का PYQ करने में आपको लगता है केवल 5 से लेकर 10 मिनट का समय, और यहाँ पर आप अपने नोट्स भी तैयार करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के टाइम में आपके लिए सबसे पावरफुल टूल रहता है आपका रिवीजन, आपकी मेमोरी के लिए। ठीक है, तो अगर इस डेली PYQ ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 9452252260 पर आप मैसेज करिएगा और आपको इस ग्रुप से जुड़ने का तरीका बता दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।